Hello and welcome back on another video of Commerce League. गाइस अकाउंटेंसी का क्लास 12 में आपने बहुत अच्छे से वो पूरी सीरीज समाप्त की। पार्ट 5 तक हमने इसको कराया था वीडियो में, और सारी बच्चों ने जिन्होंने भी देखी है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्होंने प्रीवियस पार्ट भी देख लिया, करंट पार्ट भी देख लिया। अब हम इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि एंड का चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन तीनों चैप्टर की एक सीरीज में बताने वाला, और इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। गवर्नमेंट बजट का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसे टाइम में चेकआउट जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन की वीडियो बना रखी है, तो जाकर उसे चेकआउट जरूर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कमेंट सेक्शन में अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिख देंगे, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे, सो दैट डेली नोटिफिकेशन जो वीडियो हम क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहली बात ये है क्या चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो दो चीजों को रिकॉर्ड करता है, एक इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब ये है कि ये लिखा रेजिडेंट्स, ठीक है, ये लिखा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट, ठीक है। इनके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली जब हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सही में, ठीक है। देखो जरा, इस रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी उसको सिस्टमैटिक जहां रिकॉर्ड किया जाएगा उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट की तरह है, जो प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो या कैपिटल ट्रांसफर हो, में लिखने वाला हूं इसके अंदर, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला मस्त ये कि रेजिडेंस के अंदर शामिल किनको किनको करते हैं। तो पहली चीज, जो भी इंडिविजुअल है, आप है, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश के साथ कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहा है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरा, अगर फर्म है। तीसरा, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसी भी देश के साथ कर रही है, गवर्नमेंट के लेवल पे कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं भी कर रही है, प्राइवेट फर्म्स के लेवल पे कर रही है, तो भी ये तीनों लोगों को हम रेजिडेंस की कैटेगरी में जरूर डाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी देश है वो सारे के सारे उसमें कवर होंगे। हम किसी भी देश के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको सिस्टमैटिक हम रिकॉर्ड जहां करेंगे उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैसी कैसी हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर पे विजिबल आइटम्स आते हैं, विजिबल। सेकंड नंबर पे आते हैं इनविजिबल। इन सब की डिटेल भी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, ये समझ में आ जाएगा आपको। एंड थर्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। एंड फोर्थ, कैपिटल ट्रांसफर या कैपिटल ट्रांजैक्शन। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, विजिबल आइटम्स का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, यू नो, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड। वो फिजिकल गुड्स की बात कर रही है। अगर फिजिकल गुड्स, मान लो कि मैं कोई माल या मटेरियल दूसरे देश से मंगवाता हूँ या दूसरे देश में बेचता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ या इंपोर्ट करता हूँ, इन दोनों ही सेंस में आपको ये याद रखना है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, वो चाहे हम लोग रुपीज में पेमेंट दें, चाहे डॉलर में पेमेंट दें, किसी भी रूप में पेमेंट दें, वो विजिबल आइटम्स के अंदर हम उसे कंसीडर कर देंगे। क्लियर? उसके बाद आता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल का मतलब है जैसे बैंकिंग है, शिपिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब के सब नॉन टचेबल है, नॉन यू कैन नॉट सी इट, आप इसे टच नहीं कर सकते, यू ओनली कैन फील इट, है ना। तो जो भी सर्विसेज हो रही है उसे इनविजिबल में हम कंसीडर
कहते हैं, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड भी उन्हें कहा जा सकता है। थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो व्हाट इज यूनिलैटरल? यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा, बहुत सारी चीजें होती हैं या बहुत सारी चीजें आई लूँ कभी बाद में चर्चा करेंगे। सो यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे मैं पर्सनली जहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे दूँ या पर्सनली मुझे दे दे, या भूकंप जैसी चीजें हो रही है या फिर दूसरी चीजें हो रही है, डिजास्टर हो रहा है और दूसरा देश उसमें मेरी मदद कर दे रहा है, बदले में वो मेरे से बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि मैं उसे रिपेमेंट करूंगा, तो उस चीजों को यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। वो जा भी सकती है और वो आ भी सकती है। लास्ट कैपिटल ट्रांसफर। मान लो मैंने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया या मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लिया तो कैपिटल ट्रांसफर में आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने दूसरे देश से बोरो लिया हो, बोरोइंग की हो और फिर उस बोरोइंग के बदले मैंने उसे रिपेमेंट दी हो, तो दोनों एक्टिविटीज को भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा मान के रिकॉर्ड करेंगे। जहां रिकॉर्ड करेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सही है, एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि और क्या बड़ी बड़ी बातें इसमें होती हैं। सो बड़ी बड़ी बातें ये होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो भी इसको समझना चाहिए। पहला क्या कि ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक प्रकार का ट्रायल बैलेंस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि कॉमर्शियल से हम लोग, और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से अभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बता दूं कि ट्रायल बैलेंस का मतलब अकाउंट्स में होता है कि दो तरीके की साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। उन दोनों को मैच कर देना होता है, मैच हो जाएगा उसके बाद आगे तक सिस्टम सारा चलता है फाइनल अकाउंट्स का, है ना। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम अकाउंटिंग सेंस में देखें तो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों साइड इसकी मैच होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर इसका हम डेफिनेशन कवर करें तो इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है कि हमेशा मैच होगा, हमेशा दोनों साइड बराबर होगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और जब नहीं है तो फिर इसी निवेश की दूसरी चीज निकलती है, वो या कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसे निकल सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी दे सकती है, सरप्लस बीओपी। दूसरा डेफिसिट बीओपी भी दे सकती है, मतलब नुकसान। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों मैच भी कर सकती है। अगर मैच कर गई तो फिर बैलेंस्ड बीओपी। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ हो सकती है। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसका मतलब कि बेसिकली मैं ये कह दूं कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है फिजिकल का वो ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से। समझ गए? या सपोज करो कि मैं यूनिलैटरल ट्रांसफर जो है दूसरे देश से ले जा रहा हूं और दे कब रहा हूं, ऐसे पोजीशन में भी आपको सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलेगा। अब सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतर क्या है? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है जहां पर इंपोर्ट ज्यादा हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो हम लोग चाइना से, मान क्या लो सच बात है, चाइना से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इस हालत में इंपोर्ट हमारा ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो चाइना के साथ जहां तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा डेफिसिट बीओपी में ही रहता है यूजुअली। बैलेंस्ड बीओपी की बात करें तो अगेन दोनों बराबर होंगे, मतलब एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि भाई देखो दोनों चीजें आ तो ठीक है, हमने लिखा तो यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा इसमें कैपिटल ट्रांसफर भी है, इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर भी है, विजिबल आइटम्स भी है, इनविजिबल। जो मैंने चारों लिखी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई वो तीनों और आई हैं, बट एक लिखकर हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया बात? दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई पर्टिकुलर डे पे नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिन एक्टिविटीज जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे एक साल के दरमियान होती है, फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 31 मार्च तक। क्लियर है? सो फ्लो कॉन्सेप्ट है ये। दूसरी बात कर ले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कभी कभी नेचर पूछ लेते, तो ये नेचर याद रखिएगा, ये नॉमिनल नेचर का होता है। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है या मैं सीधा तक है, वो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको पल्ले में करोगे क्या नॉमिनल नेचर है। बस ये ध्यान रखना, नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि दो साइडें बनेंगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी दो साइड्स होती है। एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। क्रेडिट में सारा इनफ्लो आता है,
इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ध्यान रखना, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब कि एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो अगर दूसरे देश से पैसा आएगा हम क्रेडिट करेंगे, दूसरे देश से हमको पर्सनल गिफ्ट मिला हम क्रेडिट करेंगे, दूसरे देश से हमने सामान को हमने बेचा हमको पेमेंट मिलेगी हम क्रेडिट करेंगे, हमको बोरोइंग्स। तो अगर अगर आपको नेगेटिव मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ से पेमेंट जा रही है, अगर मैं दूसरे देश को गिफ्ट दे रहा हूँ तो हमारे यहाँ से पेमेंट जा रही है। तो अगर इनको मतलब इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट कर लो, आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट कर दो। यही है नॉमिनल नेचर का कॉन्सेप्ट। नॉमिनल मतलब यही कहता है कि जहां पे आपको नुकसान हो डेबिट करो, जहां आपको फायदा होने वाला है उसे क्रेडिट करो। और यही सेम कंसेप्ट बीओएमडी अलाउ करता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस बार हमने थोड़ा एक्सचेंज लिखा, करेंसी एक्सचेंज, एक ही प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज में कवर करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा डिटेलिंग अगर हम समझें डिटेलिंग, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया आपको, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी, बैलेंस्ड बीओपी, ये है क्या चीज। एक्चुअली में ये दोनों के दोनों सरप्लस बीओपी हो चाहिए बेचो तीनों ही हो, ये तीनों के तीनों प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कौन कौन से है तो आप इनको बोलना है। तो तुमसे पूछे अकाउंटिंग सेंस में क्या ये बेवा हो सकते हैं, क्या ये तीन हो सकते हैं, तो आपने कहना है नहीं भाई, अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस बीओपी ही संभव है और इकोनॉमिक सेंस में ये तीनों संभव है। कोई चीज ज्यादा हो सकती है, कोई चीज कम भी हो सकती है। मैं क्लियर हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका अगला टॉपिक करते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये पार्ट है, जिसमें हम केवल और केवल विजिबल आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं। अब बात समझना, कितने आइटम्स हैं विजिबल आइटम्स, इनविजिबल। इनविजिबल में बेसिकली मोटा मोटा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सर्विसेज। सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वगैरह वगैरह। विजिबल में अगर बात करें तो आप फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं, जो दिखता है, जिसको आप, अब जैसे मान लो कि मुझे घड़ी बेचनी है या मुझे गोल्ड में लेके आना है दुबई से, है ना, या कोई और सामान में कोई दूसरे दोस्त से लेकर आ रहा है, तो वो फिजिकली आ सकता है। और फिजिकली आ सकता है तो इसको एयरपोर्ट के ऊपर जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं भारत सरकार के, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दिखता ही नहीं, क्योंकि दिखता ही नहीं है। आया हो समझ में आ गया। दूसरी बात, यूनिलैटरल ट्रांसफर जो मैंने अभी बताया था, तो सबका पॉइंट्स में लिखते चलो। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है अगर कोई गिफ्ट आपको दूसरे देश का व्यक्ति दे रहा है, आप ले रहे हो, या कोई पर्सनल रेमिटेंस है, आपको किसी ने वैसे ही मदद कर दी, या देश के लेवल पे आपकी मदद कर दी। जैसे अभी आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं ये एक प्रकार का जीपी का भी आपका काम हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था, टर्की, है ना। तो हमने बहुत सारी मदद की, कपड़ों की मदद की, हमने खाने पीने की मदद की, हमने और तरीके से मदद की। तो क्या हम इससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वापस पेमेंट मिल जाएगी? ऑब्वियसली नहीं, हम नहीं कर रहे। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर था जो हमने दिया, हमें मिला नहीं। और जब केदारनाथ में जब 2013 में जब वो सुनामी आई थी, वो आपदा आई थी, तो उस वक्त हमारे भी कुछ दोस्त देशों ने हमारी मदद की थी, तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर हमने उनसे लिया था। ये बायोलेटरल नहीं है, मतलब दोनों तरफा नहीं चल रहा, एक तरफा ही चल रहा है ना, समझ गए। तो गिफ्ट, पर्सनल एविडेंस एटसेट्रा, बहुत सारी ग्रांट्स, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स कैपिटल ट्रांसफर। अब यहां पे जो है ना, बेसिकली हम बोरोविंग्स, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो सेल ऑफ एसेट्स। जब इनका हम रिसीट्स करते हैं तो हमें इसे रिकॉर्ड करना है ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में। और अगर हम इसको बाय करते हैं या बोरोविंग से जब उसे रीपेमेंट कर रहे हैं और हम लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो हमारे यहां से पेमेंट जा रही है, तो हम ऑब्वियसली इसको पेमेंट मानकर डेबिट साइड में एंट्री कर दें। कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ही बढ़िया। सो अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो अब क्या बचा है, अब बचता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें ना मैं सब मिटा दूंगा, मैं सिर्फ कॉपर का आइटम रखूंगा। ये सारा मिट गया, 4 में से 3 गए, बचा कौन, विजिबल आइटम्स या विजिबल ट्रेड।
इस विजिबल ट्रेड से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ऐसे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। आया समझ में? ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। तो अगर केवल फिजिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे या फिजिकल गुड्स को इंपोर्ट करोगे, केवल उन्हीं को आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ट्रेड है। पेमेंट में बाकी 3 भी आते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में कि ये एक्चुअली में नैरो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? नैरो। नैरो मतलब छोटा, या यूं भी कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ बीओपी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये पार्ट है। ठीक है। थर्ड, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली निकालते कैसे? तो सिंपली हम इसको बीओटी बोलते हैं और एक्सपोर्ट में से सिंपली इंपोर्ट को माइनस करो। एक्सपोर्ट में इंपोर्ट जैसे ही माइनस होगा बस काम खत्म हुआ। ठीक है ना? सो ये 3 टाइप कम से कम बैलेंस ऑफ ट्रेड आप समझ के रखना। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ सकता है, डेफिसिट आ सकती है और बैलेंस आ सकता है, वैसे इसके भी है। तो अगर इसके भी स्ट्रक्चर की बात करो तो इसके स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे सरप्लस बीओटी। तो अगर सरप्लस ऑफ बीओटी है, इसका मतलब साफ साफ समझो कि आपके देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। और अगर ये दूसरा है डेफिसिट बीओटी, तो फिर उल्टा कर दीजिए, जहां पे आपका नुकसान, इसका मतलब कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश से खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे, और ऑब्वियसली ज्यादा कम बेचोगे तो आपको मुनाफा थोड़ी होगा, आपका तो नुकसान ही होगा। फर्स्ट रहने के हिसाब की मजेदार है। मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डेफिसिट आ गया, तो उस पैसे की रिकवरी कहां से करेंगे? उस पैसे को कहां से शटल करेंगे? तो शटल करेंगे सरप्लस ऑफ बीओटी से। इसका मतलब कि अगर बीओपी में डेफिसिट आया, अगर नुकसान आया, तो वो किससे काउंटर हो जाएगा? सरप्लस बीओटी। समझ में आया? और अगर मान लो सरप्लस है बीओपी में, तो अगर डेफिसिट आया है बीओटी में तो उसको वो कवर करेगा। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और आपस में लिमिट बांट के लोग चलते हैं। सो अभी की वीडियो में, आज की वीडियो में इतना आपने सीख लिया। यहाँ तक सीखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 2 3 4 5 जितने क्वेश्चन हो सकते हो अपने लगा लो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बोलने का मन है, कुछ और एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा हो, कुछ ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो। उसको मैं हाईलाइट जरूर करूंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बस खुश रहो, एंजॉय रहो, और क्या करना है। जय श्री राम, जय हिंद।